ಎಲ್ಲರಿಗೂ नमस्कार। आप सभी को प्रणाम। दोस्तों, आज हम 10वीं कक्षा के बारे में कुछ जानकारियां हासिल करेंगे। तो चलिए देखते हैं। दोस्तों, आप सबसे वीडियो शुरू करने से पहले विनती है कि हमारे यूट्यूब चैनल सुज्ञानवाणी SN TV सुज्ञानवाणी इसे आप सब ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करो। ಎಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರು ನಮ್ಮ ಸುಜ್ಞಾನವಾಣಿ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆಯೇ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಶೇರ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿ। 10ನೇ ತರಗತಿ ಹಿಂದಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ಧತಾ ಸರಣಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಉತ್ತರ ಸಹಿತ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ। 10वीं कक्षा हिंदी जिला स्तरीय पूर्व सिद्धता परीक्षा के उत्तर सहित प्रश्न पत्रिका विश्लेषण। तो चलिए आगे देखते हैं। मुख्य प्रश्न, पहला मुख्य प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के लिए चार चार विकल्प दिए गए हैं, उनमें एकमात्र सही विकल्प है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। 8 प्रश्न है, 8 अंकों के लिए। तो पहला प्रश्न है, पर्वतावली शब्द में संधि है। तो ऑप्शन है एण संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि और रुद्धि संधि। उत्तर है बी, ऑप्शन बी, दीर्घ संधि। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से बहुवचन शब्द है। दिए गए शब्दों में बहुवचन शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए मकान, बी कमरे, सी घोंसला, डी कमल। उत्तर है ऑप्शन बी कमरे। तो अगला प्रश्न देखते हैं। धोना, धोना शब्द का प्रथम प्रेरणात्मक शब्द है। ऑप्शन है धुलाना, बी साफ करना, सी धो, डी धुलवाना। तो उत्तर है ऑप्शन ए धुलाना। ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಈಗ ನೋಡೋಣ। सजीव का विलोम शब्द है। सजीव शब्द का विलोम शब्द यानी विरुद्धार्थक शब्द कौन सा है? ऑप्शन है ए निर्जीव, बी कमजोर, सी मजबूर, डी कोमल। उत्तर है ऑप्शन ए निर्जीव। तो अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द हैं। दिए गए शब्दों में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए कवयत्री, बी नारी, सी लेखिका, डी साहित्यकार। तो उत्तर है ऑप्शन डी साहित्यकार। तो अगला प्रश्न देखेंगे। जलप्रपात, जलप्रपात शब्द इस समास का उदाहरण है। तो ऑप्शन है ए द्वंद्व, बी तत्पुरुष, सी कर्मधारय, डी द्विगु। तो उत्तर है बी तत्पुरुष समास। तो अगला प्रश्न है, नदी डैश मछली तैर रही है। रिक्त स्थान में उचित कारक होगा। यहाँ पे एक वाक्यांश दिए गए हैं, रिक्त स्थान भी है, उस रिक्त स्थान में उचित कारक चिन्ह कौन सा होगा? तो उत्तर ऑप्शन से ए से, बी में, सी को, डी पर। तो उत्तर है ऑप्शन बी में। तो अगला प्रश्न है, सोशल नेटवर्किंग एक क्रांतिकारी खोज है। इस वाक्य के लिए उपयुक्त विराम चिन्ह है। ऑप्शन है पूर्ण विराम, बी प्रश्नवाचक, सी अल्पविराम, डी विस्मयादिबोधक। तो उत्तर ऑप्शन ए पूर्ण विराम। तो अगला प्रश्न है, अनुरूप शब्द लिखिए। अनुरूप शब्द को लिखना है। 4 अंकों के लिए 4 प्रश्न हैं। तो चलिए देखते हैं प्रश्न। प्रश्न है, मुखिया का गुण मुख के समान। मुखिया का गुण मुख के समान। संत का गुण
डैश संत का गुण हंस के समान। तो अगला सवाल है पंडित राजकिशोर मालिक। पंडित राजकिशोर मालिक अमर सिंह सेवक यानी नौकर। तो चलिए आगे देखते हैं। रोबोनिल रोबोदीप। रोबोनिल रोबोदीप किंद्रु लालिम। तो उत्तर होगा किंचा लालीदाम। वैसे ही हस्त हाथ पताका झंडा। तो चलिए आगे देखते हैं। मुंदे नोडोण। तीसरा मुख्य प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। 4 प्रश्न है, 4 अंकों के लिए हर एक प्रश्न को मिलेगा 1 अंक। तो चलिए प्रश्न देखते हैं। प्रश्न इस प्रकार है कि लेखक की चप्पलें किसने पहनी थी। तो उत्तर है लेखक की चप्पलें एक ईमानदार डेलीगेट ने पहनी थी। अगला प्रश्न है रामेश्वरम में अखबारों के एकमात्र वितरक कौन थे। उत्तर है शमसुद्दीन। तो अगला प्रश्न है दोस्तों ने किसका उत्तर पाकर शाम से मिले। दोस्तों ने किसका उत्तर पाकर शाम से मिले। दोस्तों ने हाथी से उत्तर पाकर शाम से मिले। उत्तर है हाथी। तो चलिए आगे देखते हैं। कृष्ण का रंग कैसा था। तो उत्तर है कृष्ण का रंग काला था। तो चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2 या 3 वाक्यों में लिखिए। ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ 2-3 ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ। ಒಟ್ಟು 8 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿರುತ್ತೆ। ಒಂದೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ 2 ಅಂಕಗಳು, ಒಟ್ಟು 16 ಅಂಕಗಳು ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ। ಪ್ರಶ್ನೆನೇ ಈಗ ಮುಂದೆ ನೋಡೋಣ। तो प्रश्न है जैनुलाब्दीन नमाज के बारे में क्या कहते थे। तो उत्तर है जब तुम नमाज पढ़ते हो तो तुम अपने शरीर से इतर ब्रह्मांड का एक हिस्सा बन जाते हो जिसमें दौलत आयु जाति या धर्म पंथ का कोई भेदभाव नहीं होता। तो बच्चों इस प्रकार उत्तर लिखना है। अगला सवाल है सेब की हालत के बारे में लिखिए। उत्तर है पहला सेब सड़ा था, 1 रुपए का आकार का छिलका गल गया था। दूसरा सेब आधा सड़ा हुआ था। तीसरा सेब बिल्कुल पिचक गया था। चौथा सेब में काला सुराख था। तो अगला सवाल आगे देखेंगे। ईमानदारों के सम्मेलन में इस पाठ का आशय स्पष्ट कीजिए। तो इस पाठ का आशय यह होता है कि इस जगत में अच्छाई बुराई दोनों दिखाई देते हैं। हमें अच्छाई को अपनाकर बुराई को छोड़ देना चाहिए। बेईमानी भी एक अवगुण है, हमें बेईमानी से दूर रहना चाहिए। इस प्रकार उत्तर लिखना होगा। तो अगला सवाल आगे देखेंगे। कृष्ण अपनी माता यशोदा के प्रति क्यों नाराज है। तो उत्तर है कृष्ण अपनी माता यशोदा के प्रति इसलिए नाराज है क्योंकि यशोदा हमेशा हमेशा कृष्ण को ही मारती है और डांटती भी है। भाई बलराम पर कभी गुस्सा नहीं करती और मारती भी नहीं। तो चलिए आगे देखते हैं। मुंदे नोडोण। मातृभूमि का स्वरूप कैसे सुशोभित है। तो उत्तर है भारत माँ अमरों की जननी है। एक हाथ में न्याय पताका है, दूसरे हाथ में ज्ञान का दीप धारण करके सुंदर और सुशोभित लग रही है। तो अगला सवाल है कलेक्टर साहब ने बच्चों की बढ़ाई में क्या कहा। तो उत्तर है गांव को साफ सुथरा देखकर कलेक्टर बहुत खुश हुए।
वह कहते हैं कि गांव को इन बच्चों ने एक नया जीवन प्रदान किया है। इन बच्चों की जितनी बड़ाई की जाए उतनी ही कम है। सबने मिलकर गांव को स्वच्छ वातावरण दिया है। बाल शक्ति के कारण आपका गांव एक आदर्श गांव बन गया है। तो इस प्रकार उत्तर लिख सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। मुंदे नोडोण। पुराण के अनुसार शनि किसका पुत्र है और शनैश्चर का अर्थ क्या है? उत्तर है, पुराण के अनुसार शनि महाराज सूर्य के पुत्र हैं। शनिश्चर का अर्थ धीमी गति से चलने वाला। तो आगे देखेंगे। मुंदे नोडोण। शनि का निर्माण किस प्रकार हुआ? शनि का निर्माण किस प्रकार हुआ? शनि का निर्माण हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन तथा अमोनियम गैसों से हुआ है। इस प्रकार उत्तर लिख सकते हैं। तो अगला प्रश्न है, शास्त्र में सत्य सत्य बोलने की तरीका कैसे समझाया गया है? उत्तर है, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात ना ब्रूयात सत्यम प्रियम। अर्थात सच बोलो जो दूसरों को प्रिय लगे, अप्रिय सत्य मत बोलो। तो इस प्रकार उत्तर लिख सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। मीना मैडम के अनुसार देश का कल्याण कैसे संभव है? मीना मैडम के अनुसार देश का कल्याण तब होगा जब हर एक नागरिक अपना नागरिक के कर्तव्यों का पालन करने से देश का कल्याण संभव है। तो अगला सवाल है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 3 या 4 ವಾಕ್ಯೋं में लिखिए। ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ 3-4 ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿರಿ। ಒಟ್ಟು 9 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿರುತ್ತೆ। ಒಂದೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ 3 ಅಂಕಗಳು, ಒಟ್ಟು 27 अंकಗಳು ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ। तो देखते हैं प्रश्न। रोबोनिल और रोबोदीप की मुलाकात का वर्णन कीजिए। तो उत्तर है, रोबोनिल रोज शाम को शरू को टहलाने के लिए ले जाता था। ऐसे में एक दिन उसकी मुलाकात रोबोदीप से हो गई। रोबोदीप उसी मोहल्ले में रहने वाले शर्मा परिवार के कुत्ते जबरू को घुमाने आया करता था। दोनों रोबोटों के बीच दोस्ती हुई। इस प्रकार आप वर्णन लिख सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, मुंदिना प्रश्न है, बसंत के बारे में आप क्या जानते हैं? अपने शब्दों में लिखिए। तो उत्तर है, बसंत एक गरीब शरणार्थी लड़का है। बसंत एक ईमानदार और स्वाभिमानी लड़का भी है। बसंत भीख नहीं लेना चाहता था, परिश्रम के द्वारा कमाई करना चाहता था। मोटर दुर्घटना में घायल हुआ। घायल अवस्था में भाई प्रताप से राजकिशोर जी के पैसे लौटाता है। तो चलिए आगे देखते हैं। दक्षिणी शिखर पर चढ़ते समय बचेंद्री के अनुभव के बारे में लिखिए। तो उत्तर है, दक्षिणी शिखर के ऊपर हवा की गति बढ़ गई थी। उस ऊंचाई पर तेज हवा के झोंके बुरबुरे बर्फ के कणों को चारों तरफ उड़ा रहे थे, जिससे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तो अगला पॉइंट है, ढलान एकदम सीधी नीचे चला गई थी, जिससे बचेंद्री की सांस मानो एकदम रुक गई थी। बचेंद्री को लगा कि सफलता बहुत नजदीक है। इस प्रकार हुए अनुभव को आप लिख सकते हैं। तो अगला सवाल है, कर्नाटक की शिल्पकला का परिचय दीजिए। तो उत्तर होगा, कर्नाटक राज्य की शिल्पकला अनोखी है। बादामी, ऐहोले, पट्टदकल्लू में जो मंदिरों की शिल्पकला और वास्तुकला अद्भुत है। बेलूर, हलेबीडु, सोमनाथपुर के मंदिरों में पत्थर की
जो मूर्तियां हैं वे सजीव लगती हैं। वे सुंदर मूर्तियां हमें रामायण, महाभारत, पुराणों की कहानियां सुनाती हैं। तो अगला पॉइंट है, श्रवण बेलगोला में 57 फुट ऊंची गोमटेश्वर की एक शिला प्रतिमा है जो दुनिया को त्याग और शांति का संदेश दे रही। और प्राचीन सेंट फिलोमिना चर्च, जगन मोहन राजमहल आर्ट गैलरी का पुरातत्व वस्तु वस्तु संग्रहालय अत्यंत आकर्षणीय है। बच्चों, आप इस प्रकार कर्नाटक की शिल्पकला और वास्तुकला के बारे में लिख सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। मुझे नोड़ोना, सोशल नेटवर्किंग का परिचय दीजिए। तो उत्तर है, सोशल नेटवर्किंग एक क्रांतिकारी खोज है जिसने दुनिया भर के लोगों को एक जगह पर ला खड़ा कर दिया है। सोशल नेटवर्किंग के कई साइट्स हैं जैसे फेसबुक, ऑर्कुट, ट्विटर, लिंक्डइन आदि। तो अगला पॉइंट है, इन साइटों के कारण देश विदेश के लोगों के रहन सहन, वेशभूषा, खान पान के अलावा संस्कृति, कला आदि का प्रभाव शीघ्रातिशीघ्र हमारे समाज पर पड़ रहा है। तो दोस्तों, आप इस प्रकार उत्तर सोशल नेटवर्किंग के बारे में लिख सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। दिनकर जी ने आधुनिक मनुष्य के भौतिक साधना को कैसे दर्शाया है? तो उत्तर है, आधुनिक मानव ने प्रकृति के हर तत्व पर विजय प्राप्त किया है। मानव के हाथों में जल, विद्युत और भाप बंधे हुए हैं। तो अगला पॉइंट है, पवन का ताप उसके हुक्म पर चढ़ता उतरता है। नदी, पर्वत और सागर एक समान लांग रहा है। या आधुनिक मानव के भौतिक साधना है। तो आप इस प्रकार उत्तर लिख सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। समय की पहचान कविता का आशय स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर है, समय को सच्चा साथी बना लेना है। जब भी हमें काम करने का जो अवसर प्राप्त होता है उसे व्यर्थ जाने नहीं देना चाहिए। सही समय पर सही काम करने से समय का सदुपयोग होता है। तो बच्चों, इस प्रकार उत्तर लिख सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। तो अगला सवाल है, मुखिया मुकसो चाहिए खान पान को एक, पालय पोसय सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। इसका भावार्थ लिखना है। तो भावार्थ इस प्रकार है, प्रस्तुत दोहे में तुलसीदास जी ने कहते हैं कि मुखिया को मुंह के समान होना चाहिए, खा पी कर शरीर के सारे अंगों का पालन पोषण करता है। उसी तरह मुखिया अपने विवेक से काम करके प्रतिफल सभी में बांटना चाहिए। तो इस प्रकार आप भावार्थ लिख सकते हैं। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಈಗ ನೋಡೋಣ। निम्नलिखित वाक्यों का अनुवाद कन्नड़ या अंग्रेजी में कीजिए। ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಕನ್ನಡ ಅಥವಾ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ಅಂಗ್ರೇಜಿನಲ್ಲಿ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅನುವಾದವನ್ನು ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ। तो वाक्यांश है, इंटरनेट आधुनिक जीवन शैली का महत्वपूर्ण अंग बन गया है। इंटरनेट द्वारा घर बैठे बैठे खरीदारी कर सकते हैं, कोई भी बिल भर सकते हैं। तो अनुवाद इस प्रकार होगा कि ಅನುವಾದ, ಅಂತರ್ಜಾಲವು ಆಧುನಿಕ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯ ಒಂದು ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದ ಅಂಗವಾಗಿದೆ. ಅಂತರ್ಜಾಲದ ಮೂಲಕ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡೇ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದು, ಯಾವುದೇ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ತುಂಬಬಹುದು। अगला प्रश्न देखते हैं। ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಈಗ ನೋಡೋಣ।
ನಿಮ್ನಲಿಖಿತ ಪ್ರಶ್ನೋं उत्तर 4-5 ವಾಕ್ಯೋं में लिखिए ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ 4-5 ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. 2 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿರುತ್ತೆ, ಒಟ್ಟು 8 ಅಂಕಗಳು. तो चलिए प्रश्न देखते हैं. ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಈಗ ನೋಡೋಣ. गिल्लू के कार्यकलाप के बारे में लिखिए. तो उत्तर है, गिल्लू दिन भर अपने झूले में स्वयं हिलाकर झूलता रहता था. गिल्लू बार बार कमरे के भीतर और खिड़की से बाहर देखता समझता रहता था. भूख लगने पर चिक चिक करके सूचना देता था और काजू या बिस्कुट मिलने पर उसे कुतरता रहता था. तो अगला पॉइंट है, गिल्लू लेखिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए पर्दे पर चढ़ता और उतरता था. कभी फूलदाने के फूलों में, पर्दे के चुन्नट में, सोनजुई की पत्तियों में चिपकर लेखिका को चौंकाता था. दिन भर बाहर की गिलहरियों के साथ उछलता कूदता रहता था. तो दोस्तों, आप इसका उत्तर इस प्रकार लिख सकते हैं. तो चलिए आगे देखते हैं. ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಈಗ ನೋಡೋಣ. गिल्लू के प्रति लेखिका की ममता का वर्णन कीजिए. तो उत्तर है, लेखिका माँ के समान घायल गिल्लू का उपचार करती है और उसके लिए एक घर बनाती है. गिल्लू को खाने के लिए काजू या बिस्कुट देती है. थाली के पास बैठकर खाना सिखाती है और गिल्लू के अंतिम दिनों में उसे बचाने की कोशिश करती है. इस प्रकार ममता का वर्णन आप लिख सकते हैं. तो चलिए अगला सवाल देखते हैं. ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಈಗ ನೋಡೋಣ. निम्नलिखित कवितांश पूर्ण कीजिए. कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती. कविता से संबंधित कवितांश हैं, इसे पूर्ण करना है. असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो. क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो. जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम. संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम. तो दोस्तों, इस प्रकार पद्यांश यानी कवितांश पूर्ण कर सकते हैं. तो चलिए आगे देखते हैं. ಗದ್ಯಾಂಶ ಪಡಕರ್ ನಿಮ್ನಲಿಖಿತ ಪ್ರಶ್ನೋಂಕೆ ಉತ್ತರ ಲಿಖಿಯೇ. ಒಂದು ಗದ್ಯಾಂಶವನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಓದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಒಂದು 4 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು, 1 ಅಂಕದ 4 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಲಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. तो चलिए गद्यांश देखते हैं. तो गद्यांश है, एक भयानक रात थी. मथुरा के सभी निवासी सुख की नींद सो रहे थे. केवल 2 राजबंदी जाग रहे थे, देवकी और वसुदेव. देवकी मथुरा के राजा कंस की बहन थी. वसुदेव थे उसके पति अर्थात कंस के बहनोई. कंस अपने पिता अग्रसेन को कारागृह में डालकर राजा बन बैठा था. फिर वहां देवकी और उसके पति का ख्याल कब करता. उसके मन में यह भय समा गया था कि देवकी का 8वां पुत्र उसके प्राणों का ग्राहक होगा. इसलिए उसने देवकी के 7 पुत्रों का वध किया. अब 8वें की बारी थी. तो इस प्रकार है गद्यांश. इससे संबंधित 4 प्रश्न हैं, 4 अंकों के लिए. तो प्रश्न है, कंस किस राज्य का राजा था. उत्तर है, कंस मथुरा राज्य का राजा था. तो दूसरा प्रश्न है, कंस किस प्रकार राजा बन बैठा था. उत्तर है, कंस अपने पिता अग्रसेन को कारागृह में डालकर राजा बन बैठा था. तो अगला प्रश्न है, कंस के मन में कौन सा भय समा गया था. तो उत्तर है, कंस के मन में यह भय समा गया था कि देवकी का 8वां पुत्र उसके प्राणों का ग्राहक होगा. तो अंतिम प्रश्न है, देवकी के पुत्रों का वध किसने किया. तो उत्तर है, देवकी के पुत्रों का वध कंस ने किया. तो चलिए आगे देखते हैं. ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಈಗ ನೋಡೋಣ.
पर्यटन जाने के लिए अनुमति और पैसे मांगते हुए अपने पिताजी के नाम पर एक पत्र लिखिए। पत्र लेखन तो परीक्षा की दृष्टि से अनमोल है, ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ है। ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರವಾಸವನ್ನು ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯವರಿಗೆ ಒಂದು ಪತ್ರವನ್ನು ಬರೀಬೇಕು, ಅವರಿಂದ ಅನುಮತಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಹಣವನ್ನು ಕೇಳುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದಾಗಿ ಒಂದು ಪತ್ರವನ್ನು ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ। तो चलिए पत्र लेखन देखते हैं। पिता को पत्र, दिनांक 1 फरवरी 2023। पूज्य पिताजी, सादर प्रणाम। मैं यहाँ आपके आशीर्वाद से कुशल हूँ। आपका पत्र मिला, पढ़कर अत्यंत खुशी हुई। मेरी पढ़ाई ठीक चल रही है। आपकी आज्ञानुसार मन लगाकर दिन रात पढ़ाई में व्यस्त रहता हूँ। खेल कूद या गपशप में ज़्यादा समय गवा नहीं रहा हूँ। हमारे स्कूल की ओर से अगले महीने में 10 से 13 तारीख तक शैक्षिक यात्रा या पर्यटन का आयोजन हुआ है। उसमें मेरे सारे मित्र जा रहे हैं। उनके साथ मैं भी जाना चाहता हूँ, इसलिए मुझे अनुमति देते हुए 2000 रुपये भेजने की कृपा करें। माता जी को मेरा प्रणाम। छोटी बहन को ढेर सारा प्यार। आपका आज्ञाकारी बेटा अनिकेत एच.एस। सेवा में श्री सुभाष एच.एन, घर संख्या 25, शांतिनगर, ಹೊಸೂರು, तहसील शिकारीपुर, शिवमोगा जिला। तो इस प्रकार पत्र लेखन यानी पिता के नाम पर पत्र आप लिख सकते हैं। तो चलिए अगला पत्र लेखन देखते हैं। अपनी बहन की शादी के कारण बताते हुए 3 दिन की छुट्टी मांगते हुए प्रधान अध्यापक के नाम पर पत्र लिखिए। ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದರಿಯ ಮದುವೆ ಇರುವ ಒಂದು ಕಾರಣವನ್ನು ಕೊಡುವ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ 3 ದಿನಗಳ ರಜೆಯನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ನಿಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ರಜೆಯ ಪತ್ರವನ್ನು ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ। तो चलिए पत्र लेकर देखते हैं। छुट्टी पत्र, दिनांक 25 फरवरी 2023। प्रेषक नेहांत एच.एस, दुर्गा देवी गली, ಹೊಸೂರು, तहसील हानगल। सेवा में प्रधान अध्यापक सरकारी प्रौढ़शाला ची, ಹೊಸೂರು, तहसील हानगल। विषय 3 दिन की छुट्टी की प्रार्थना हेतु। आदरणीय महोदय, उपर्युक्त विषय के संबंध में आपसे सविनय निवेदन है कि दिनांक 1 मार्च 2023 से 3 मार्च 2023 तक अपनी बहन की शादी में भाग लेने के लिए मैसूर जाना है। कृपया इन 3 दिनों की छुट्टी प्रदान करें। धन्यवाद। आपका आज्ञाकारी छात्र नेहांत एच.एस। तो बच्चों आप भी ऐसे एक छुट्टी पत्र लिख सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಈಗ ನೋಡೋಣ। दिए गए संकेत बिंदुओं के आधार पर 15-20 वाक्यों में एक निबंध लिखिए। बच्चों आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे 3 निबंध देते हैं। 3 निबंध के साथ साथ संकेत बिंदु भी देते हैं। उन संकेत बिंदुओं के आधार पर ही आपको 15-20 वाक्यों में किसी एक निबंध को लिखना है। ಮಕ್ಕಳೇ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಟ್ಟು 3 ನಿಬಂಧನ ಕೊಡಲಾಗಿರುತ್ತೆ। ಆ ಮೂರಕ್ಕೂ ಆಧಾರ ಬಿಂದುಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ। ಆ ಆಧಾರ ಬಿಂದುಗಳನ್ನು ಆಧಾರವಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನೀವು ನಿಬಂಧನ ಅಥವಾ ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ। 15ರಿಂದ 20 ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು ನೀವು ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ। तो चलिए निबंध देखते हैं। पहला निबंध है जनसंख्या की समस्या। आधार बिंदु है विषय प्रवेश, कारण, निवारण और उपसंहार। वन महोत्सव प्रस्तावना, वनों से प्राप्त होने वाले विभिन्न वस्तुएं और उपसंहार। और अंतिम निबंध है समय का उपयोग। आधार बिंदु है प्रस्तावना, महत्व और उपसंहार। दोस्तों
इस वीडियो से पहले मैंने निबंध से संबंधित एक वीडियो बनाकर यूट्यूब में अपलोड किया है, तो आप एक बार देख सकते हैं उस वीडियो को। ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಈ ಪ್ರಬಂಧಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ 1-2 ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಮಾಡಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ನೀವು ಬೇಕಿದ್ರೆ ಆ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ನಿಬಂಧನ ಬರೆದಿಟ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. तो चलिए आगे देखते हैं, ಮುಂದೆ ನೋಡೋಣ. तो दोस्तों आप सबसे विनती है कि हमारे यूट्यूब चैनल सुज्ञानवाणी SNTV सुज्ञानवाणी, इसे आप सब ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करो. ಎಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರು ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸುಜ್ಞಾನವಾಣಿ SNTV ಸುಜ್ಞಾನವಾಣಿಯನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಶೇರ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿ. आप सभी को धन्यवाद. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.